Good morning, friends. I am Bhani Ramdal. Friends, welcome in online agriculture e-platform. लास्ट जो लेक्चर था उसमें अपने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, है ना। इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर में हमने बात की थी जनरल एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ से आया है, उसके अलावा हमने कुछ ट्रिक्स की भी बात की थी। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की जो मेजर ब्रांचेज है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, इन पर डिस्कस हुआ था। और इसके बाद अपने डिस्कस किया था जो एक तरह से रिलेटेड एंटरप्राइजेज है एग्रीकल्चर से, या अपने सब ब्रांचेज जिनको बोल देते हैं, जैसे एपीकल्चर है, सेरीकल्चर है, और उसके अलावा हमने लेक कल्चर पे भी डिस्कस किया था। उसके अलावा अपने बात कर रहे थे कि जैसे फिशरीज पे भी डिस्कस हुआ। उसके अलावा एग्रीकल्चर के जो अदर सब्जेक्ट है जो आगे अपने डिस्कस करते जाएंगे धीरे धीरे, तो ये अपना डिस्कस हुआ था पिछले लेक्चर में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम। First of all, we should discuss what is cropping pattern and what is cropping system. एक और भी टर्म्स आपके सामने है आएगी, क्रॉपिंग स्कीम, एक आएगी क्रॉप इंटेंसिटी, तो उन सब पर अपने डिस्कस करेंगे। तो देखो, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई सा भी अच्छे लेवल का एग्जाम उठा लेना, उसमें से आपको क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो देखो, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न का। देखो, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। देखो, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, किसी पर्टिकुलर लैंड, जैसे कोई फार्म है, किसी का कोई खेत है, उसके अंदर हम जो क्रॉप लगा रहे हैं, हम जो यहां पर क्रॉप लगा रहे हैं, उनका प्रपोर्शन क्या है। मान लो 1 2 3 4 5 कई क्रॉप्स लगा रहे हैं, उनका प्रपोर्शन क्या है, या फिर मैं बोलूं कि उनका रेशियो क्या है और उनका सीक्वेंस क्या है, उसको अपने क्या बोल देंगे, क्रॉपिंग पैटर्न। किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो जो हम क्रॉप सिलेक्ट कर रहे हैं, उन क्रॉप का प्रपोर्शन क्या है, यानी रेशियो क्या है, और उनको लगाने का सीक्वेंस क्या है। जैसे अपने जनरली एग्रीकल्चर कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो देखो, एक होता है खरीफ, एक होता है रबी और एक होता है जायद। ये 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो इनमें लगाने का सीक्वेंस क्या है, उसको अपने क्या बोलेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, पर्टिकुलर फील्ड में या पीस ऑफ लैंड पे अपने कोई भी क्रॉप्स लगा रहे हैं, मान लो कुछ सेवरल क्रॉप्स का अपने सिलेक्शन कर रहे हैं, उनको किस रेशियो के अंदर लगा रहे हैं और उनको लगाने का सीक्वेंस क्या है, उसको अपने बोलेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो क्या होगा, इट मींस द proportion of area under various crops at the point of time in a unit area. It indicate the yearly sequence and spatial arrangement of crop and fallow in an area. देखो, कोई एरिया है, उसके अंदर मान लो हमने 5 क्रॉप्स का सिलेक्शन किया है, उनको हम किस तरह से अरेंज कर रहे हैं। मान लो 4 लाइन एक क्रॉप की है, मतलब फिर 6 लाइन एक क्रॉप की है, या फिर ये इतनी स्ट्रिप एक क्रॉप की है, अगली स्ट्रिप है वो अलग क्रॉप्स की है। इनका जो अरेंजमेंट है, प्रोपोर्शन है आपस में, वो कैसा है, रेशियो कैसा है आपस में। उसके अलावा हमने मान लो इस फील्ड में खरीफ में लगाया कॉटन, रबी में लगाया वीट, और मान लो जायद में हमने इसको खाली छोड़ दिया, फेलो लैंड छोड़ दिया। तो ये हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस की बात की थी। तो पर्टिकुलर लैंड के अंदर या पर्टिकुलर फार्म के अंदर जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं, तो उन क्रॉप का स्पेचुअल अरेंजमेंट क्या है और उनका सीक्वेंस क्या होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। देखो, क्रॉपिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉपिंग पैटर्न की डेफिनेशन आपको आना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि आपका फार्म है, आपके फार्म पे मान लो आप 4 क्रॉप्स ग्रो करते हैं एक सीजन में। उन 4 क्रॉप्स को, मान लो आपका 10 हेक्टेयर का फार्म है, उस 10 हेक्टेयर के फार्म में उनको रेशियो क्या रखते हैं और किस तरह से, 4 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 2 लाइन इस तरह का रेशियो रखते हैं, या फिर पहले इस प्लॉट के अंदर कॉटन, उस प्लॉट के अंदर मान लो मिलेट लगा दिया, अगले प्लॉट के अंदर आपने पैडी लगा दिया। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, सीक्वेंस उस प्लॉट के अंदर आपने, जैसे मान लो कॉटन लगाया खरीफ में, रबी में हो सकता है उसमें मस्टर्ड लगा दिया हो, जायद में हो सकता है कि आपने उसमें ग्रीन ग्राम लगा दिया। तो इस तरह का जो सीक्वेंस है वो क्या कहलाएगा, सीक्वेंस, और जो स्पेचुअल अरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगा, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाएगा। तो क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे अपने जो भी लेक्चर पढ़ेंगे हर जगह वो काम आने वाला है।
और अपने अब जब इस लेक्चर को पढ़ लेंगे तो आपका जो लोकल एरिया है वहां के बारे में भी आप पता लगा लोगे कि जी यहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा है, क्रॉपिंग सिस्टम ऐसा है। जब आपको क्रॉपिंग पैटर्न आएगा तो अपने क्रॉप इंटेंसिटी निकाल पाएंगे, और क्रॉप इंटेंसिटी के क्वेश्चन के बारे में तो आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्रॉप इंटेंसिटी से क्वेश्चन। तो ये हो गया क्रॉपिंग पैटर्न। अब बात आती है क्रॉपिंग सिस्टम की। देखो क्रॉपिंग पैटर्न तो हो गया, अब बात आती है क्रॉपिंग सिस्टम। मैं आपको सिंपली बताऊं, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट को अपने क्रॉपिंग सिस्टम बोल देते हैं। पीछे हमने क्रॉपिंग पैटर्न में क्या पढ़ा, किसी पर्टिकुलर लैंड पे या पर्टिकुलर फार्म में या पर्टिकुलर एरिया में क्रॉप्स जब लगाते हैं एक साथ तो उनका प्रोपोर्शन क्या है, रेशियो क्या है, और अलग अलग सीजन में उनका हम किस तरह से सीक्वेंस रखते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो हमने सिर्फ क्रॉप्स की बात की है, उससे रिलेटेड मैनेजमेंट की बात नहीं की है। अगर हम बोले कि जी हम कॉटन लगाते हैं, उसमें अपने 4 इरिगेशन 5 इरिगेशन देते हैं, उसके अंदर 2 to 3 वीडिंग करते हैं, केमिकल वीडिंग करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज की बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम बहुत सारा केमिकल एप्लीकेशन करते हैं। लास्ट में हार्वेस्टिंग के टाइम सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो उसके हार्वेस्टिंग की होती है, मैनुअल हार्वेस्टिंग, मैकेनिकल अभी इतना सक्सेस नहीं है। तो ये सब चीजें आपने साथ साथ में मैनेजमेंट बता दीजिए। पेडी अगर हमारे पास वाटर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होता है तो ही हम पेडी का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि उसमें पानी है, वो लॉगिंग कंडीशन में रहना चाहिए। तो ये साथ साथ में आप किसकी बात कर रहे हो, मैनेजमेंट, जो आपने पैटर्न में नहीं की थी। तो क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट इज नोन एज क्रॉपिंग सिस्टम। आप सिंपली अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो सिंपली ये क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। अब देखो क्रॉपिंग पैटर्न में क्या था, देखो एक तो था सीक्वेंस और दूसरा था स्पेचुअल अरेंजमेंट, प्लस मैनेजमेंट भी शामिल हो गया। अब क्या हो गया, क्रॉपिंग सिस्टम हो गया। अब डेफिनेशन में जाएं तो इट इज एन इंपॉर्टेंट component of farm system. It represent the cropping pattern used on a farm and their interaction with farm resources, other farm enterprises and available technology with determine their makeup. अब देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो कुछ अलग तरह की है, लेकिन ये डेफिनेशन सारी की सारी किस बात को क्लियर करती है, मैनेजमेंट को। दोबारा से देखो अपने बात करते हैं। इट रिप्रेजेंट क्रॉपिंग पैटर्न यूज ऑन ए फार्म, जो फार्म पे हम क्रॉपिंग पैटर्न यूज करते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करती है। उसका जो इंटरेक्शन है वो फार्म रिसोर्सेज के साथ। अब फार्म रिसोर्सेज क्या आएगा, जैसे मान लो ट्रैक्टर है, इक्विपमेंट्स है, इंप्लीमेंट्स है, टूल्स है, इरिगेशन वगैरह, अदर फार्म इंटरप्राइजेज, और भी जो फार्म के इंटरप्राइजेज है। जैसे मैं बात करूं कि आपने हो सकता है हनी बी प्रोडक्शन, उस क्रॉप से रिलेशन है तो उसका भी डिस्कस करेंगे। एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी विच डिटरमाइन देयर मेकअप, और जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है जो उसके मतलब मेकअप यानी उसका एक फेस तैयार करती है, तो उसका जो मतलब स्टडी है वो क्या कहलाएगा, क्रॉपिंग सिस्टम कहलाएगा। मोटा मोटा आप बहुत सिंपली लैंग्वेज के अंदर क्या बोल सकते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न एंड मैनेजमेंट इज नोन एज क्रॉपिंग सिस्टम। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। वेल, अब देखो ये दो अगर आपको चीजें क्लियर हो गई है तो अपने नेक्स्ट आगे की चीजें समझना हमारे लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा। एक टर्म्स और आती है क्रॉपिंग स्कीम। कई बार हम बैठे बैठे बोलते हैं जी कोई स्कीम बना रहे हैं ना, कोई स्कीम डेवलप कर रहे हैं, तो स्कीम का मतलब यहाँ क्रॉपिंग स्कीम का मतलब क्या है। जैसे कोई पर्टिकुलर लैंड है, या फिर मैं बात करूं कि पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर फार्म है, वहां पे इस तरह की प्लानिंग डेवलप करना, इस तरह की प्लानिंग डेवलप करना कि जो वहां की सोइल फर्टिलिटी है और इकोलॉजिकल जो सिस्टम है या इकोसिस्टम है उस पर किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट न पड़े, यानी वो डिस्टर्ब ना हो और अच्छी से अच्छी अपने को प्रोडक्टिविटी मिले। इस तरह की जो प्लानिंग होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग स्कीम। फिर दोबारा से सुनना, देखो कुछ एरिया में या कुछ फार्मर, या आजकल सबसे ज्यादा प्रचलन बढ़ा था, तो इसमें क्या था कि फार्मर ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेने के लिए ज्यादा केमिकल यूज करने लगा। फार्मर ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेने के लिए ज्यादा केमिकल यूज करने लगा। अब ज्यादा केमिकल यूज करने से क्या हुआ, सोइल फर्टिलिटी है वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जा रही है, इकोसिस्टम है उसका बैलेंस गड़बड़ाता जा रहा है। तो अब देखो इको बैलेंस अभी 8% जीता जागता एग्जाम्पल है, जैसे लोकट्स का जो
झुंड आया हुआ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इंडिया के अंदर लोकट्स की। अब इनके नेचुरल एनिमी है वो तो केमिकल की वजह से खत्म हो गए हैं, तो इनका कंट्रोल करना मुश्किल हो गया ना, तो ये इकोसिस्टम क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया उसकी वजह से। तो हमें ऐसी प्लानिंग करनी है जिसमें इकोसिस्टम भी अपना प्रॉपर बैलेंस में रहे, सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे, इवन बूस्ट हो, और प्रोडक्शन भी अपने को अच्छा मिले। ये जो प्लानिंग है उसको अपने क्या बोल देते हैं, क्रॉपिंग स्कीम बोल दिया जाता है। सिंपली तो ये होता है। अब अपने डेफिनेशन पे जाएं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ प्लान अकॉर्डिंग टू विच क्रॉप आर ग्रोवन ऑन इंडिविजुअल प्लॉट ऑफ ए फार्म ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेन मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम ईच क्रॉप विदाउट इंपार्टिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड इकोसिस्टम। यहां हमने इकोसिस्टम मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप इकोसिस्टम को भी लेकर चलिए। Thus, a crop scheme is related to the most profitable use of the resources, land, labor, capital and management. तो अब देखो बेस्ट प्रॉफिट अपने को कब मिलेगा, जिसमें सॉइल फर्टिलिटी में भी किसी तरह का कोई मतलब डिस्टरबेंस ना हो और इकोसिस्टम भी बैलेंस में रहे। तो अच्छी प्रोडक्टिविटी कब आएगी, जब आप सुपर लेवल का, अच्छे लेवल का क्या करोगे, जितने भी रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, फैमिली, कैपिटल और मैनेजमेंट, उसको बहुत शानदार तरीके से बैलेंस में रखोगे, तब जाके अपना अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा हाई रिटर्न आएगा, जो नॉर्मल रिटर्न से ज्यादा होगा। और इसी प्लानिंग को अपने क्या बोल दिया जाता है, क्रॉपिंग स्कीम बोल दिया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें क्रॉप इंटेंसिटी। देखो यहां पे सिर्फ अभी एक बार अपने टर्म्स क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने क्रॉपिंग पैटर्न के टाइप्स पढ़ेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न्स के टाइप बढ़ने के बाद लास्ट में अपनी क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है, या इंटेंसिव क्रॉपिंग की बात करेंगे। तो देखो क्रॉप इंटेंसिटी एक अलग चीज है और इंटेंसिव क्रॉपिंग एक अलग चीज है, वैसे दोनों रिलेवेंट है। देखो अपने बात करें इंटेंसिव क्रॉपिंग। इंटेंसिव क्रॉपिंग का मतलब होता है, जैसे ये मान लो पर्टिकुलर लैंड है, यहां पे अपने प्लांट ग्रो कर रहे थे और यहां पे प्लांट ग्रो हो रहे थे जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है डिस्टेंस का। आप जैसे बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा आपने नॉर्मल स्टैंडर्ड, जैसे आपने वीट के लिए पढ़ा होगा 22.5 इंटू 10 to 12 सेंटीमीटर, है ना, ये लाइन टू लाइन डिस्टेंस, ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड है, इसके आधार पर मान लो इस पर्टिकुलर एरिया में 50,000 प्लांट्स प्लांटिंग किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। अब हम यहाँ 50,000 की बजाय 60,000 प्लांट्स ग्रो कर देते हैं, तो क्या करेंगे, स्पेसिंग को थोड़ा क्लोज कर देंगे। क्लोज स्पेसिंग की हेल्प लेते हुए अपने क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लांट है वो इंक्रीज कर देंगे। तो पर्टिकुलर एरिया में जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है उससे अपने पॉपुलेशन इंक्रीज कर देते हैं, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, इंटेंसिव क्रॉपिंग। उसके अलावा जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे अपने खरीफ में क्रॉप ग्रो हो रही है, रबी के अंदर क्रॉप ग्रो हो रही है, सिर्फ 2 ही क्रॉप। अब हमने क्या किया, जायद में भी क्रॉप ग्रो करना शुरू कर दिया। तो आपने एक 1 ईयर के अंदर 2 क्रॉप्स के बजाय आपने कितनी क्रॉप्स लेना स्टार्ट कर दिया, 3 क्रॉप्स लेना स्टार्ट कर दिया। तो इसको भी अपने क्या बोलते हैं, इंटेंसिव क्रॉपिंग बोलते हैं। जब आप इंटेंसिव क्रॉपिंग करते हो तो मैनेजमेंट आपको अच्छे लेवल का करना पड़ता है। अच्छे लेवल का मैनेजमेंट करोगे तभी आप क्या करेंगे, अच्छा आउटपुट ले पाएंगे। तो ये इंटेंसिव क्रॉपिंग, इसको अपने आगे नेक्स्ट डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। अब देखो हम बात करें क्रॉपिंग पैटर्न की। देखो अगर हम क्रॉपिंग सिस्टम में चले गए तो सिस्टम में अपने को मैनेजमेंट भी साथ में डिस्कस करना पड़ेगा, और अगर आप मैनेजमेंट पे डिस्कस करने लग गए साथ में तो फिर जाहिर सी बात है लेक्चर बहुत लंबा हो जाए, लंबा नहीं कम से कम 10-15 लेक्चर हो जाएंगे क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ने के लिए। इसलिए हम क्रॉपिंग सिस्टम की बात नहीं करते। एग्जाम में भी क्वेश्चन क्रॉपिंग सिस्टम से ऊपर के क्वेश्चन आते हैं जो यहीं पर डिस्कस हो जाएंगे। मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो क्रॉपिंग पैटर्न के आते हैं। देखो पैटर्न के साथ मैनेजमेंट जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। जब आप कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स पढ़ते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की स्टडी जब करते हैं तो वहां क्या पढ़ते हैं, आप मैनेजमेंट ही तो पढ़ते हैं। तो वहां पे आपके साथ साथ में क्रॉपिंग सिस्टम भी क्लियर हो जाता है। इसलिए ये मत सोचिए कि अपने ये टॉपिक को एक बार छोड़ नहीं रहे, टॉपिक चलता रहेगा साथ साथ में। तो अब टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें या क्रॉपिंग पैटर्न की, सिस्टम तो तब बोल देंगे जब मैनेजमेंट की बात करें। हम सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट की बात करेंगे, है ना, किस तरह से क्रॉप को हमने अरेंज किया। तो सिर्फ अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो पैटर्न हो जाएगा। तो इसमें एक तो आता है सोल क्रॉपिंग। सोल क्रॉपिंग को अपने मोनोकल्चर भी बोल दिया जाता है। दूसरा है मोनोक्रॉपिंग, तीसरा है मल्टी क्रॉपिंग, चौथा है रिले क्रॉपिंग और पांचवा है क्रॉप रोटेशन। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न के टाइप्स होते हैं। अब देखो सोल क्रॉपिंग है या मोनोकल्चर है, इसको अपने क्रॉपिंग पैटर्न तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी जो क्रॉपिंग पैटर्न्स आते हैं
अगर उनकी आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, सोल क्रॉपिंग के साथ करेंगे, या इसको अपने सॉलिड प्लांटेशन भी बोल देते हैं, सोल क्रॉपिंग को। अभी बताते हैं आपको क्या होता है। बाकी प्योर रूप से तो मोनोक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन है, यही किसका टाइप होता है, क्रॉपिंग पैटर्न के टाइप होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं सोल क्रॉपिंग। सोल क्रॉपिंग या जिसको अपने मोनोकल्चर या फिर सॉलिड प्लांटेशन या सॉलिड क्रॉप बोल देते हैं। देखो ये कोई पर्टिकुलर लैंड है, पीस ऑफ लैंड है। इस लैंड के अंदर, इस फार्म के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। जैसे मान लो ये 4 हेक्टर का एरिया था, है ना, इसके अंदर हमने क्या किया, यहां पे ग्रीन ग्राम ग्रो कर दिया, पूरे का पूरा, पूरे फील्ड में ग्रीन ग्राम लगा दिया, बाकी कोई दूसरे क्रॉप हमने नहीं लगाए। तो इस फील्ड में क्या है, पर्टिकुलरली सिर्फ ग्रीन ग्राम का फील्ड है, यानी एक ही क्रॉप का फील्ड है, तो ये ग्रीन ग्राम की सॉलिड क्रॉप है या सोलो क्रॉप है। समझ गए आप, किसी पर्टिकुलर लैंड में या पर्टिकुलर फार्म पे सिर्फ आप एक सिंगल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, सिंगल स्पीसीज, सिंगल वेराइटी, सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं, तो उसको अपने क्या बोल देंगे, सोलो क्रॉप या सॉलिड प्लांटेशन या सॉलिड क्रॉप्स या मोनोकल्चर बोल दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो कि आपके पास 2 हेक्टेयर का लैंड है, उस 2 हेक्टेयर के अंदर आपने वीट की मतलब 1482 वेराइटी लगा दी, रात 1482 जिसको बोलते हैं, वो वेराइटी लगा दी, सिर्फ एक ही वेराइटी लगी हुई है। तो आप ये भी बोल सकते हो ये 1482 की सोलो क्रॉप है। हमें वैरायटी का पता नहीं, हम बोल देंगे ये वीट की सोलो क्रॉप है। तो पर्टिकुलर किसी पीस ऑफ लैंड में या फार्म पे या पर्टिकुलर एरिया में किसी एक क्रॉप, एक स्पीसीज या फिर एक वैरायटी को ग्रो करना क्या कहलाता है, सोलो क्रॉपिंग कहलाता है। अब देखो आगे हम इंटरक्रॉपिंग की बात करेंगे। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 2 लाइनें यहां किसी और क्रॉप की लगा दी, 2 लाइनें किसी और क्रॉप की लगा दी ना, इस तरह से आप ग्रो करोगे। तो अब हम कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, क्योंकि ज्यादातर कौन सी क्रॉपिंग ली जाती है, सोलो क्रॉपिंग ली जाती है। तो हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, कंपेयर इसके साथ करेंगे भी इंटरक्रॉपिंग ज्यादा बढ़िया है या फिर सोलो क्रॉपिंग ज्यादा बढ़िया है, इंटरक्रॉपिंग ज्यादा बढ़िया है या फिर सोलो क्रॉपिंग ज्यादा बढ़िया है। तो ये कंपैरिजन के लिए हमें सोलो क्रॉपिंग का पता होना चाहिए या सोलो क्रॉप का पता होना चाहिए, तभी अपने क्या करेंगे, आगे का डिस्कस कर पाएंगे या कंपैरिजन कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट आता है मोनोक्रॉपिंग। देखो मोनोकल्चर जो था वो अलग चीज थी, सोलो क्रॉप थी वो अलग चीज थी। अब बात आती है मोनोक्रॉपिंग क्या होती है। ईयर टू ईयर अगर आप एक सिंगल क्रॉप अपने फार्म पे ग्रो करते हैं तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, मोनोक्रॉपिंग बोल देते हैं। ये खरीफ है, ये रबी है, ये जायद है। 1 ईयर के अंदर एग्रीकल्चर के 3 सीजन्स है, 3 क्रॉप्स अपने ग्रो कर सकते हैं। 3 क्रॉप्स ग्रो करने की बजाय एक सीजन में एक ही क्रॉप ग्रो होती है, बाकी 2 सीजन होते हैं वो फेलो रहते हैं, खाली रहते हैं। जैसे जिन एरिया में रेनफॉल कम होता है, एनुअल रेनफॉल कम होता है, जिनको अपने बारानी बोल देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, एरिड कंडीशन बोल देते हैं जिसको। तो एरिड कंडीशन वाले एरिया में क्या होता है, मानसून के दौरान जो बारिश होती है, रेनफॉल होता है, तब अपने क्या करते हैं, एक सिंगल क्रॉप ग्रो कर लेते हैं। उसकी भी श्योरिटी नहीं है कि वो क्रॉप होगी या नहीं होगी। उसके बाद रबी में भी कुछ ग्रो नहीं करते हैं और जायद में भी कुछ ग्रो नहीं करते हैं। फिर वापस खरीफ आता है, यानी मानसून आता है, मानसून में रेनफॉल होता है, उसके थ्रू अपने क्या करते हैं, फिर से क्रॉप ग्रो कर देते हैं। फिर रबी जायद फ्री रहता है, तो फेलो रहता है। इसका मतलब ईयर टू ईयर 1 क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको मोनोक्रॉपिंग समझ में आ गया होगा डायग्राम के थ्रू। अब देखो क्रॉप इंटेंसिटी जब अपने कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर मोनोक्रॉपिंग का एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो वो क्वेश्चन क्या था वो देखिए आप। वैसे क्रॉप इंटेंसिटी निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ क्रॉप्स क्रॉप रोटेशन ईयर इनटू 100, यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्रॉप इंटेंसिटी हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है। परसेंट के अंदर अपने क्रॉप इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला नंबर ऑफ क्रॉप्स डिवाइड बाय क्रॉप रोटेशन ईयर इनटू 100। बाकी पूरे का पूरा पढ़ेंगे क्रॉप इंटेंसिटी। यहां तो सिर्फ ये जब अपना टॉपिक आ गया तब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूं। देखिए यहां क्रॉप रोटेशन ईयर कितना है, 1। एक साल में एक क्रॉप ग्रो कितनी हो रही है, एक ही हो रही है। अगर यहां ईयर 2 होते तो क्रॉप कितनी ग्रो होती, 2 ही होती। जब आप क्रॉप इंटेंसिटी निकालोगे तो हमेशा कितनी आएगी, 100% ही आएगी।
तो मोनोक्रॉपिंग की जो क्रॉप इंटेंसिटी होती है, मोनोक्रॉपिंग की जो क्रॉप इंटेंसिटी होती है वो हमेशा कितनी रहती है? 100% रहती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई पर्टिकुलर सिंगल एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अपने ये कह सकते हैं 5 स्टार क्वेश्चन है ये। देखो नेक्स्ट, ये मोनोक्रॉपिंग क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मल्टी क्रॉपिंग। देखो मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है? पर्टिकुलर लैंड है, पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर फार्म है, उसके अंदर अपने या पर्टिकुलर प्लॉट है, उसके अंदर अपने एक क्रॉप लेने की बजाय, सोलो क्रॉप लेने की बजाय अपने क्या करते हैं? अलग अलग जो क्रॉप होती हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। हो सकता है उनको अपने लाइनिंग अरेंजमेंट में ले, और हो सकता है विदाउट लाइनिंग अरेंजमेंट के लिए ले। यानी पर्टिकुलर जो प्लॉट है या पर्टिकुलर फार्म है उसमें सिंगल क्रॉप ग्रो करने की बजाय आप क्या करोगे? 2 क्रॉप, 2 क्रॉप्स, 3 क्रॉप्स, उनको एक साथ ले लोगे। हो सकता है सीड को मिक्स करके ग्रो कर दो आप, और हो सकता है आप इनको लाइनिंग अरेंजमेंट में रख लो। अगर आप इनको लाइनिंग अरेंजमेंट में रखते हो तब आपने इनको बोल देते हैं इंटरक्रॉपिंग, जैसा आप देख रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग बोल देंगे। और अगर आपने लाइनिंग अरेंजमेंट नहीं किया है, सीड को मिक्स किया है और सीधा ही ग्रो कर दिया है, तब आप इसको क्या बोल दोगे? मिक्स क्रॉपिंग। है तो एक प्लॉट में 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप, 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स है, तो अगर लाइनिंग अरेंजमेंट है तो इंटरक्रॉपिंग है, और अगर अरेंजमेंट नहीं है लाइनिंग तब अपने इसको क्या बोल देंगे? मिक्स क्रॉपिंग बोल दिया जाता है। तो देखो मल्टी क्रॉपिंग्स क्या होती है? मल्टी क्रॉपिंग इज डिफाइंड एज द growing of more than one crop on the same land in 1 year with a definite row arrangement and will be time dimension and without row arrangement भी हो सकता है अगर मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें। विद लाइन अरेंजमेंट भी हो सकता है और विदाउट लाइन अरेंजमेंट, जो इसमें मेंशन नहीं किया आप मेंशन कर सकते हैं ना। अब देखो जो मल्टीपल क्रॉपिंग है उसके टाइप्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला आएगा इंटरक्रॉपिंग। देखो यहां पे बात क्या की, 1 ईयर के अंदर आप इस पर्टिकुलर प्लॉट्स के अंदर, 1 ईयर में आप इस पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर मोर देन 1 क्रॉप्स ले लेते हैं। मोर देन 1 क्रॉप्स 2 तरीके से ले सकते हैं। मोर देन 1 क्रॉप कैसे ले सकते हैं? एक ही सीजन में आपने 3 क्रॉप्स को साथ में ग्रो कर दिया, चाहे लाइनिंग अरेंजमेंट के चाहे विदाउट लाइनिंग अरेंजमेंट। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये भी तो था, खरीफ में आपने ग्रो किया, रबी में एक क्रॉप ग्रो की और जायद में भी आपने ग्रो की। ईयर तो 1 ही है, क्रॉप कितनी हो गई? 3। यहां आपने सीक्वेंस से ग्रो किया और यहां पर आपने एक साथ अरेंजमेंट रखा है। यहां आपने सीक्वेंस से ग्रो किया और यहां पर आपने क्या रखा है? अरेंजमेंट रखा है। कैसे भी करके अगर आप 1 ईयर में पर्टिकुलर लैंड के अंदर मोर देन 1 क्रॉप्स ग्रो कर देते हैं तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। और मल्टीपल क्रॉपिंग के टाइप्स में सबसे पहले अपने बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग। देखो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, जैसे ये पीछे जो इमेज दिया हुआ है ये इंटरक्रॉपिंग का है। किसी पर्टिकुलर लैंड के अंदर आप मोर देन 1 क्रॉप्स को विद लाइनिंग अरेंजमेंट या एक डेफिनेट लाइन अरेंजमेंट के साथ ग्रो करते हैं तो उसको अपने क्या बोल देते हैं? इंटरक्रॉपिंग बोल देते हैं। अब देखो इंटरक्रॉपिंग का कंपैरिजन अपने मिक्स क्रॉपिंग के साथ करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। तो लाइनिंग अरेंजमेंट के साथ एक ही प्लॉट में मोर देन 1 क्रॉप्स आप ग्रो कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरक्रॉपिंग। Intercropping is growing 2 or more crops simultaneously on the same piece of land with the definite row patterns. For example, growing maize plus green gram. Maize plus green gram को अपने किस रेशियो में लगाते हैं? 2:1 के अंदर। 2 लाइन्स मान लो मेज की लगा दी, 1 लाइन ग्रीन ग्राम की। ये जरूरी नहीं है 2:1 हो, 2:2 हो सकता है, 2:3 हो सकता है, 3:2 हो सकता है। जो भी फार्मर को सूट करता है उस तरीके से अपने मतलब डिस्कस कर सकते हैं। सॉरी, जिस तरह फार्मर को जो सूट करता है उस तरीके से अपने ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेन क्रॉप, बेस क्रॉप। ये इंटरक्रॉपिंग में ही बात करने अपने। इंटरक्रॉपिंग को समझने के लिए अपने को पता होना चाहिए इसके अंदर क्या होता है। इंटरक्रॉपिंग जो होती है उसमें एक मेन क्रॉप होती है, एक कंपोनेंट क्रॉप होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इन चीजों का। मेन क्रॉप और एक होती है कंपोनेंट क्रॉप। जैसे मान लो आपने अपने फील्ड के अंदर मेन लगाना था कॉटन। कॉटन की आपने जो डेंसिटी है वो इतनी रखी है जो सोलो क्रॉपिंग में। मान लो आप अपने खेत में कॉटन लगाते, तब आप यहां पॉपुलेशन रखते मान लो 20,000 प्लांट। जो भी एरिया है उसमें 20,000 प्लांट्स रखते हैं।
तो आपने सोलो क्रॉपिंग में कितना रखा 20,000 प्लांट, लेकिन अब जब आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तब भी आपने 20,000 प्लांट्स ही रखे हैं, लेकिन बीच बीच में आपने क्या किया, सेसम के कुछ प्लांट डाल दिए। एक्स्ट्रा प्लांट कौन से डाले, सेसम। तो मेन यहां कौन सा था, कॉटन। मेन कॉटन केस क्यों है, क्योंकि कॉटन की पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जो नॉर्मली आप सोलो क्रॉपिंग के अंदर यूज करते हैं, और जो सेसम है उसकी पॉपुलेशन वो नहीं है जो आप सोलो क्रॉपिंग में काम में लेते हैं या उसकी प्योर क्रॉपिंग के अंदर काम में लेते हैं। ये तो आपने एडिशनल जो बीच में कोई स्पेस था उसके अंदर इसको डाल दिया है, यानी आपने इसको मतलब मेन क्रॉप या जो सोलो क्रॉपिंग में पॉपुलेशन रखी है उस पॉपुलेशन के साथ आपने इसका यूज नहीं किया, सेसम का, सिर्फ कॉटन का यूज किया है। तो यहां पे मेजर क्रॉप कौन सी होगी, या मेन क्रॉप या बेस क्रॉप कौन सी होगी, कॉटन, जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया। दिस इज द वन विच इज द प्लांटेड एट इट्स ऑप्टिमम सोल क्रॉपिंग पॉपुलेशन इन इंटरक्रॉपिंग सिचुएशंस। समझ गया, इंटरक्रॉपिंग में तो काम में ले रहे हैं, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो सोल क्रॉपिंग की तरह यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इसकी पॉपुलेशन है उसको रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस नहीं किया, नॉर्मल पॉपुलेशन रखी है, सिर्फ यहां बीच बीच में जो स्पेस था वहां पे आपने क्या किया है, सेसम का यूज कर लिया है। नेक्स्ट है कंपोनेंट क्रॉप। दूसरी बच गई, वो कौन सी है, जो मेजर नहीं है, बेस नहीं है, मेन क्रॉप नहीं है, वो कौन सी है, कंपोनेंट्स क्रॉप है। एक तरह से मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, बेनिफिट्स दे रही है, यानी एडिशनल बेनिफिट दे रही है। मतलब इसकी जो पॉपुलेशन है वो हमेशा ही सोल क्रॉपिंग से क्या होगी, कम। The components crop is used to refer to the either of the individual crop making up the intercropping situation। देखो इसकी सिंपली आप समझो कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो सोल क्रॉपिंग से कम है, और इसको हमने एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स के रूप में लगाया है। एक हमने सिर्फ इसको क्या किया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जिससे हमें थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम प्रोड्यूस हो जाए। तो यही हमारा इसमें बेनिफिट था जो कंपोनेंट क्रॉप है वो लेने का। मेन क्रॉप है उसकी तो पॉपुलेशन है वो सोल क्रॉपिंग की तरह ही रखते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग में ये दो क्रॉप्स का आपको पता होना चाहिए, मेन क्रॉप कौन सी है और कंपोनेंट क्रॉप कौन सी है। आगे अपने टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग की बात करेंगे। टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग की जब अपने बात करेंगे तो ये दोनों चीजें बार बार रिपीट होगी, तो ये आपको मतलब अच्छे तरह से याद होनी चाहिए। अगर ये आपको चीजें याद नहीं रहती है तो इंटरक्रॉपिंग आप आगे नहीं डिस्कस कर सकते हैं। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट। देखो इंटरक्रॉपिंग अपने जब लेते हैं तो यहां जो क्रॉप होती है उनको अपने दो तरीके से मतलब इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखो एक तो इंटरक्रॉपिंग का अरेंजमेंट होता है एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग, और दूसरा होता है रिप्लेसिव सीरीज। अब देखो एडिटिव सीरीज क्या होती है और रिप्लेसिव सीरीज क्या होती है। मान लो कि आपने शुगर केन लगाना था, शुगर केन जब आपको लगाना था तो शुगर केन की जो डिस्टेंस रखते हैं लाइन टू लाइन वो हमेशा आप 90 सेंटीमीटर रखते हैं। लाइन टू लाइन डिस्टेंस कितनी, एक्सपोज वाली बात है, तो आप लाइन टू लाइन डिस्टेंस कितनी रखते हैं, 90 सेंटीमीटर रखते हैं। तो आपने शुगर केन लगा दिया यहां पे, और प्लांटिंग डिस्टेंस अब भी आपने कितनी रखी है, 90 सेंटीमीटर। लाइन टू लाइन डिस्टेंस अब भी 90 सेंटीमीटर, यानी सेम ही पॉपुलेशन रखी है। और यहां बीच में आपने क्या कर दिया, पोटैटो लगा दिया, ये आपने बीच में पोटैटो ग्रो कर दिया यहां पे। तो आपने शुगर केन के पॉपुलेशन को कम तो नहीं किया, शुगर केन की जो पॉपुलेशन है वो तो सोल क्रॉप की तरह ही है, आपने उसको कम नहीं किया यहां पे, लेकिन आपने क्या ऐड कर दिया यहां पे, आपने क्या ऐड कर दिया यहां पर, पोटैटो ऐड कर दिया। तो ये पोटैटो ऐड कर दिया तो ये एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग होती है। कौन सी इंटरक्रॉपिंग होती है, एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखो, अगर हम ऐसा करते हैं यहां पे जो डिस्टेंस थी 90 सेंटीमीटर की बजाय आपने 120 सेंटीमीटर कर दी, क्यों, क्योंकि आप बीच में एक क्रॉप और लगाने जा रहे हैं। तो आपने क्या किया, जब डिस्टेंस बढ़ा दी, इसका मतलब शुगर केन की जो पॉपुलेशन है उसको आपने कम कर दिया, रिप्लेस कर दिया एक तरह से। यही हुई बात, यहां आपने क्या किया, पोटैटो लगा दिया बीच में, लेकिन पोटैटो लगाते समय आपने शुगर केन की पॉपुलेशन को कम कर दिया। शुगर केन को आपने रिप्लेस किया है किसके थ्रू, पोटैटो के थ्रू। तो ये ऊपर वाली जो सीरीज है वो एडिटिव सीरीज है, ये रिप्लेसिव सीरीज है। ये दो तरह की इंटरक्रॉपिंग आपको देखने को मिलती है। एक एडिटिव सीरीज देखने को मिलती है, एडिटिव सीरीज का मतलब है जिसमें मेन क्रॉप होती है और मेन क्रॉप की पॉपुलेशन सोल क्रॉप की तरह होती है। और जो यहां पर मैं बात करूं रिप्लेसिव सीरीज, रिप्लेसिव का मतलब आपने पॉपुलेशन को तो रिप्लेस कर दिया, सोल क्रॉप की जितनी पॉपुलेशन है ही नहीं, तो यहां पे यहां पर कोई सी भी मेन क्रॉप नहीं है। ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट क्रॉप है। दोनों ही कैसे कॉम्प्लीमेंट, क्यों है कॉम्प्लीमेंट,
क्योंकि आपने यहां पर शुगर केन की पॉपुलेशन भी सोल क्रॉपिंग की तरह नहीं रखी और पोटैटो की जो पॉपुलेशन है वो भी आपने सोल क्रॉप की तरह नहीं रखी। तो हमेशा ही एडिटिव सीरीज में एक मेन क्रॉप होती है, बाकी कंपोनेंट क्रॉप होती है। और जो रिप्लेसिव सीरीज होती है उसमें मेन क्रॉप कभी भी नहीं होती है, जो भी होता है वो सारे की सारी क्या होती है, कंपोनेंट क्रॉप होती है। समझ में आ गई होगी कहानी क्यों कहते हैं ना। अब अपने यहां पर बात करें, in such type of intercropping one crop is main base crop and another crop is intercrop या फिर component crop। intercrop is introduced into the base crop by the adjusting or changing crop geometry। here plants population of base crop is same to what recommended in pure stand। example sowing of potato in the field sugarcane between the row of cane at 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर उसकी नॉर्मल लाइनिंग डिस्टेंस है। अगर आप इसके बीच में पोटैटो ग्रो नहीं करते तो भी 90 सेंटीमीटर, लेकिन आपने पोटैटो ग्रो कर दिया तो भी 90 सेंटीमीटर। पॉपुलेशन सेम है लेकिन पोटैटो ऐड हो गया एडिटिव सीरीज। यहीं पे अगर हम बात करते रिप्लेसमेंट सीरीज या रिप्लेसिव सीरीज की, तो इसमें क्या होता, यहां पर डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते। जब डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। बीच में फिर पोटैटो ग्रो करते, न तो पोटैटो आप सोल क्रॉपिंग जितना लगाते, न शुगर केन है वो आप सोल क्रॉपिंग जितना लगा पाए। तो यहाँ मेन क्रॉप तो कोई इश्यू नहीं है। जितनी भी क्रॉप्स है 2, 3, 4, 5 ये सारी की सारी क्या होगी, यहाँ पे कंपोनेंट्स क्रॉप होगी बोथ। और अगर ज्यादा क्रॉप है तो ऑल द क्रॉप्स आर कंपोनेंट क्रॉप्स, neither is the base crop nor is the intercrop। it means the plant population of both component crop is less than their recommended population in pure stand। here 10 row of wheat crop is replaced by mustard and row to row distance of wheat crop is somewhat reduced to adjust the mustard crops। ठीक है, तो ये इस तरह से अपने क्या करते हैं, अगर प्लांटिंग करते हैं तो इसको दो तरह से अपने रख लेते हैं, एक तो एडिटिव सीरीज के रूप में और दूसरा रिप्लेसिव सीरीज के रूप में। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये यहाँ पर कोल क्रॉप्स है, यहाँ पर गार्लिक है, यहाँ पे कैरेट है। तो इनका देखो जिस तरह से अरेंजमेंट है, क्या आपको लगता है कि इनकी पॉपुलेशन सोल क्रॉप की तरह? कभी नहीं है, इनकी पॉपुलेशन सोल क्रॉप की तरह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अपनी कौन सी सीरीज है, रिप्लेसमेंट सीरीज या रिप्लेसिव सीरीज है इंटरक्रॉपिंग की। अब अपने बात आती है वाई इंटरक्रॉपिंग। देखो इंटरक्रॉपिंग क्यों, बहुत ही मतलब इंटरक्रॉपिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरक्रॉपिंग से बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप उन बेनिफिट्स को देखने लगोगे तो मतलब एक लंबी लिस्ट जारी हो जाएगी। सबसे पहले स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रिड्यूस्ड केमिकल रिड्यूस होते हैं। तीसरा एक्स्ट्रा यील्ड मिलती है। ये तो मोटी मोटी बात है। अब मैं आपको देखो एक साथ समझाता हूं। मान लो आप 2 to 3 क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। जब आप इंटरक्रॉपिंग के अंदर जितनी भी क्रॉप्स है इनको इंक्लूड करते हैं तो उसके लिए जो प्रिंसिपल्स है वो क्या होते हैं, पहले अपने प्रिंसिपल पढ़ेंगे फिर आपको बेनिफिट का पता लगेगा। स्लाइड पे मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन मैं आपको बता देता हूं। प्रिंसिपल क्या होता है, जब आप इंटरक्रॉपिंग में जितनी भी क्रॉप्स को आप शामिल कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, उनका नेचर अलग अलग होना चाहिए। जैसे एक डेप्थ रूट वाली है तो दूसरी कैसे होनी चाहिए, सोलो रूट वाली। इससे बेनिफिट क्या होगा, ये लो लेवल से न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब करेगी, ये अपर लेवल से न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब करेगी। ये यहां डेप्थ से वाटर एब्जॉर्ब करेगी, ये अपर वाला जो पार्ट है वहां से क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी। तो न्यूट्रेंट और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। दोनों अलग अलग जगह से कर रहे हैं तो दोनों को ही बेनिफिट होगा, सबसे बड़ी बात पहला। दूसरा आपको क्या करना है, यहां पर जो दो आप क्रॉप ले रहे हैं, जो भी आप दो क्रॉप ले रहे हैं वो सेम फैमिली की नहीं होनी चाहिए, सेम स्पीसीज की नहीं होनी चाहिए। तो क्यों, अगर आप मान लो सेम स्पीसीज या सेम फैमिली की हुई तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, या ऐसी क्रॉप्स आपने सिलेक्ट कर ली है जिनका मतलब डिजीज लगने का और इंसेक्ट लगने का नेचर सेम ही है, तब क्या आएगा, तब क्या होगा, जैसे आपने दो क्रॉप ले ली तो इन दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, सेम इंसेक्ट लगेगा, सेम डिजीज लगेगा। अलग अलग बिहेवियर वाली लोग, सेम फैमिली वाली तो अलग अलग बिहेवियर की नहीं होगी, अलग अलग बिहेवियर की नहीं होगी, सेम बिहेवियर की होगी। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर आपने अलग अलग बिहेवियर वाली क्रॉप ले ली, अब जैसे मान लो कि ये अपना फील्ड है, यहाँ पर
यहाँ पे जैसे 2 लाइन है वो वीट की है और यहाँ पर 2 लाइन आपने या 3 लाइन आपने मस्टर्ड की ग्रो की है, फिर वापस रिपीट हो गई वीट और फिर वापस रिपीट हो गया मस्टर्ड। अब सोचो मान लो कि ये वीट वाली जो लाइन है इसमें रस्ट आया, ये इन 2 लाइनों में तो रस्ट फैल जाएगा लेकिन आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये रस्ट इसमें नहीं लगता मस्टर्ड में, तो डिजीज ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसे इंसेक्ट भी ट्रांसफर नहीं होगा, न तो डिजीज ट्रांसफर होगा न इंसेक्ट ट्रांसफर होगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये एक जो बेनिफिट है बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो हमेशा इंटरक्रॉपिंग में डिजीज इंसेक्ट पेस्ट है इनका अटैक सबसे कम होता है, इसीलिए अपने क्या है केमिकल का कम यूज करना पड़ता है, इसीलिए अपने बोलते हैं रिड्यूस्ड केमिकल। देखो इंटरक्रॉपिंग के 2 बड़े फायदे हैं, एक तो जोखिम को मतलब जो अपने रिस्क होता है उसको कवर करता है जिससे स्टेबिलिटी आती है, उसकी अभी बात करेंगे अपने। दूसरा ये क्या करता है इंसेक्ट डिजीज है वो बहुत कम लगते हैं इसमें, जिससे जो केमिकल है वो रिड्यूस होते हैं, केमिकल कम डालने पड़ते हैं। अब आप देखो एक तो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज कम लगा, दूसरा आपको केमिकल का खर्चा कम करना पड़ा। अब इंसेक्ट पेस्ट डिजीज कम लगा तो यील्ड ज्यादा होगी, ऊपर से क्या हुआ कि जो आपने केमिकल का खर्चा है वो भी कम किया है, तो इससे भी क्या होगा आपका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो क्या आएगा ज्यादा आएगा। और आप जब केमिकल यूज नहीं करोगे तो सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी और उसके साथ साथ क्या होगा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो भी बढ़िया बना रहेगा, ये फायदा होता है इसका। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें, नेक्स्ट अपने बात करें तीसरा जो प्रिंसिपल है, जैसे मान लो कि आप जो तीसरा प्रिंसिपल है वो जोखिम को कवर करना होता है। सोचिए आपने क्रॉप का सिलेक्शन कर रखा है इंटरक्रॉपिंग के लिए मेज और मोठ बीन या ग्रीन ग्राम। मान लो ग्रीन ग्राम का मतलब होता है मूंग, है ना। अब देखो मेज है वो अबाउट 100 डेज या मोर देन 100 डेज की क्रॉप है और वहीं पे ग्रीन ग्राम की बात करें तो ये ओनली 60 डेज की क्रॉप है। सपोज करिए 40 डेज 45 डेज बढ़िया रेनफॉल रहता है, उसके बाद रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं रहता है या फिर बिल्कुल ड्राई पीरियड आ जाता है। तो अब इस केस में 45 डेज में या 50 डेज में मेज अपना तैयार नहीं होने वाला है, ग्रीन ग्राम अपना तैयार हो जाएगा। ग्रीन ग्राम से क्या होगा अपने को प्रोडक्शन मिल जाएगा, ग्रीन ग्राम से तो प्रोडक्शन मिल जाएगा लेकिन मेज हमारा तैयार नहीं होगा। अब सपोज करिए अगर उस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ मेज लगा होता, सपोज करिए सिर्फ मेज लगा होता तो क्या हमें प्रोडक्शन मिलता? नहीं मिलता। लेकिन अब हमने क्या किया यहाँ पे साथ में ग्रीन ग्राम भी लगा रखा है जिससे हमें कुछ प्रोडक्शन मिल जाएगा और जो हमारा जोखिम है वो क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल में हम बात कर रहे थे कि डीप रूट जो क्रॉप है उसके साथ हम सेलो रूट काम में लेंगे, ठीक है। दूसरा जिसमें डिजीज इंसेक्ट और पेस्ट के हिसाब से बात करें तो अलग अलग बिहेवियर की अपनी क्रॉप्स का सिलेक्शन करेंगे। तीसरा हम अलग अलग ड्यूरेशन की क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे, अलग अलग ड्यूरेशन की क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे जिससे अपने को ये बेनिफिट मिलेगा। साथ में हम क्या करेंगे अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट्स वाली, एक हाई वाटर रिक्वायरमेंट्स वाली है तो दूसरी हम लो वाटर रिक्वायरमेंट्स वाली क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे। इससे भी क्या होगा जैसे मान लो कि मेज को 4 इरिगेशन की नीड है और ये जो ग्रीन ग्राम है ये 2 इरिगेशन में ही शानदार हो जाता है। तो अब क्या है कि मान लो पानी की कमी आ जाती है, वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है, हम एबल नहीं हो पाते फॉर इरिगेशन के लिए, तो इस केस में ग्रीन ग्राम तो अपना प्रोडक्शन दे जाएगा। तीसरी चीज यहाँ पे ये भी है कि जैसे मेज है उसमें जो पानी दे रहे हैं उसका जो बचा कुचा मॉइस्चर है उससे ही अपना ग्रीन ग्राम का प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। तो जब भी इंटरक्रॉपिंग के लिए आप क्रॉप सिलेक्शन करते हैं तो आप अलग अलग इरिगेशन बिहेवियर की क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं जिसका बेनिफिट ये होता है कि ये रिस्क कवर करने का काम करता है। अलग अलग ड्यूरेशन की हमने बात की है कि अलग अलग ड्यूरेशन की भी क्रॉप का अपने सिलेक्शन करेंगे जिससे भी क्या होगा अपना जोखिम होता है वो कवर होता है, यानी जो अपना रिस्क होता है वो कवर होता है। उसके अलावा अपने और बात करें तो देखो हाई न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स क्रॉप्स के साथ आप हमेशा सिलेक्शन करेंगे लो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स क्रॉप का। देखो लो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स जो क्रॉप होगी वो क्या होगी इस क्रॉप के साथ हम इस क्रॉप को जब न्यूट्रिएंट्स अप्लाई कराएंगे तो इसके जो रेजिड्यूज हैं न्यूट्रिएंट्स के उनसे ही ये क्रॉप बढ़िया प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके अलावा इंटरक्रॉपिंग में जब भी आप 2 या मोर देन 2 क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं तो उनमें से एक क्रॉप कौन सी होनी चाहिए? लेग्यूम क्रॉप होनी चाहिए। लेग्यूम क्रॉप का क्या बेनिफिट रहेगा? लेग्यूम जो क्रॉप होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी और नाइट्रोजन फिक्सेशन होने से क्या होगा सॉइल की फर्टिलिटी है वो बूस्ट होगी। तो ये फायदा मिलने वाला है अपने को। उसके अलावा और क्या है जब अपने
यहाँ पे एक क्रॉप, जैसे 2 क्रॉप लगा रहे हैं, मैं यहाँ पे बताऊं आपको, जैसे ये क्रॉप है, इस क्रॉप के बीच की लाइनिंग की डिस्टेंस ये है, यहाँ पे आपने इंटरक्रॉप लगा दी है, तो यहाँ बीच में क्या होगा, स्पेस कम बचेगा या ओपन जो एरिया है वो कम बचेगा। तो अपने को यहाँ ओपन एरिया कम छोड़ना है। इससे फायदा क्या होगा, अपने को बीच में स्पेस नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, अब जैसे ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो नीचे इनके क्या हो जाएगी, छांव हो जाएगी, सैडी कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जिससे ये नीचे वीड वगैरह को डेवलप नहीं होने देंगे। जब कोई प्लांट किसी को कवर कर लेता है अपनी कैनोपी से, जिससे नीचे प्लांट ग्रो नहीं कर पाता, उसको स्मूथरिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेंसिटी रखेंगे तो क्या होगा, ये स्मूथरिंग इफेक्ट डालेगी। अब स्मूथरिंग इफेक्ट डालेगी जिससे वीड वगैरह की भी प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेगी। तो जब भी अपने इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो इन चीजों का ध्यान देते हैं। मैं प्रिंसिपल को एक एक करके बोल रहा हूं, आप इनको ध्यान रखना। हम हमेशा एक जैसे इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज के बिहेवियर वाली क्रॉप्स का सिलेक्शन नहीं करते हैं। एक ही स्पीसीज या एक ही जीनस की क्रॉप का सिलेक्शन नहीं करते हैं, या एक ही फैमिली की क्रॉप्स का सिलेक्शन नहीं करते हैं। इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग जो है नेचर में उस क्रॉप का अपने सिलेक्शन करेंगे। डीप रूट के साथ सैलो रूट्स काम में लेंगे, उसके अलावा लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ शॉर्ट ड्यूरेशन काम में लेंगे, हाई वाटर रिक्वायरमेंट वाले के साथ में लो वाटर रिक्वायरमेंट्स लेंगे, हाई न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट के साथ आप लो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स क्रॉप लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से अपने ये प्रिंसिपल रखेंगे। तो ये प्रिंसिपल रखेंगे तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, यानी रिस्क कवर होगा। दूसरा, केमिकल है उनका कम यूज होगा क्योंकि इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज का अटैक कम होगा। उसके अलावा जब आप यहाँ पर थोड़ी इंटेंसिव क्रॉपिंग करेंगे, यानी सघन खेती करेंगे, तो बीच में स्पेस नहीं होगा, जिसकी वजह से वीड कंट्रोल भी होगा। और नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा होने से और इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज का अटैक कम होने की वजह से जो अपने को इल्ड मिलेगी वो भी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगी, जिससे हमारा जो रिटर्न होगा वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो ये इंटरक्रॉपिंग के बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए अपने इंटरक्रॉपिंग लेते हैं। सोलो क्रॉपिंग की बजाय इंटरक्रॉपिंग क्यों बेस्ट है, क्योंकि यही कारण है। अब देखो, मान लो कि हम कंपैरिजन करें, ये एक तरफ तो इंटरक्रॉपिंग है और दूसरी तरफ सोल क्रॉपिंग है। अगर ये दोनों इक्वल होती तब तो हम यहां इंटरक्रॉपिंग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग में आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्रॉप है, 2 के लेवल का आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर सोलो क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा होता, सोल क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा होता, तब अपने क्या करते, फिर सोल क्रॉप लेते, इंटरक्रॉपिंग नहीं लेते। लेकिन अगर सोल क्रॉप के कंपैरिजन में इंटरक्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, तब हम कौन सी लेंगे, इंटरक्रॉपिंग। और इंटरक्रॉपिंग का प्रोडक्शन हमेशा ज्यादा होता है। अगर इंटरक्रॉपिंग का प्रोडक्शन सोल क्रॉप के कंपैरिजन में ज्यादा होता है तो उसको सिनर्जेटिक क्रॉप्स कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, अपने सिनर्जेटिक क्रॉप्स कहा जाता है। तो ये इंटरक्रॉपिंग का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करें टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग। टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अपने को विशेष गौर करनी है। पीछे इसके आप पुराने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो इंटरक्रॉपिंग के अंदर सबसे पहला आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। अगर आप ये डायग्राम क्लियरली देख पा रहे हैं तो इस डायग्राम से ही समझ जाएंगे। देखो, एक स्ट्रिप हमने ओएट की लगा दी, यानी जेई की लगा दी। एक स्ट्रिप हमने सोयाबीन की लगा दी। वैसे सोयाबीन मेनली खरीफ की है, कुछ रीजन में रबी में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, तो अपने मेनली तो यहाँ पे मैं आपको, चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे देता हूं जो आपके लिए क्या होगा, सबसे सुटेबल रहेगा। तो यहाँ पे अपने मान लेते हैं कोई दूसरी क्रॉप ग्रो कर देते हैं। जैसे मैं बात करूं, ग्रीन ग्राम लगा देते हैं, है ना, ग्रीन ग्राम लगा देते। तो हमने एक स्ट्रिप लगा दी ग्रीन ग्राम की, एक लगा दी हमने सोयाबीन की, और एक स्ट्रिप लगा दी हमने मेज की यहाँ पे। तो ये अलग अलग स्ट्रिप हो गए ना, स्ट्रिप पट्टी लगा दी ना। अब क्या होगा, वो सेम के सेम यहां पर काम होगा कि जैसे मान लो यहां ग्रीन ग्राम में लगने वाला पेस्ट सोयाबीन में नहीं लगेगा, सोयाबीन वाला मेज में, वो आगे नहीं फैल पाएगा। जो मेज है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की है। मान लो पहले ही अपने कोई क्रॉप 70 दिन के बाद, 70 डेज के बाद हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि जैसा कुछ हो जाए, तब तक हम ग्रीन ग्राम का प्रोडक्शन ले चुके होंगे। सोयाबीन है वो भी लगभग हार्वेस्ट की कगार पे होगी। तो हमारा इन 2 फसलों का मतलब खत्म होने के चांसेस है, उस केस में अपने ग्रीन ग्राम तो बच जाएगा, रिस्क कवर होगा एक तरह से। दूसरा, इनकी रूट की जो डेप्थ है वो भी अलग अलग रहेगी। इसमें से 2 लेग्यूम क्रॉप है जो क्रॉप की फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करेगी। तो यहां पर अगर आप स्ट्रिप्स के अंदर क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उसको आप स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलेंगे। इसका बेनिफिट वही है, जो अपने रिस्क है उसको कवर होता है, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का भी अटैक इसमें कम देखने को मिलता है। कोई सी भी क्रॉप्स है उनको इस तरह से आप स्ट्रिप्स के अंदर लगा सकते हैं।
हाँ, अगर आप किसी तरह का फोलियर एप्लीकेशन या स्प्रे वगैरह करना चाहते हैं तो अलग अलग स्ट्रिप के अंदर कर सकते हैं। कुछ हद तक आप इनको अलग अलग भी मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग का ये बेनिफिट होता है अदर इंटरक्रॉपिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे एक दो लाइन न होकर एक साथ कई लाइनें हैं, तो इसलिए आप इनका अलग अलग मैनेजमेंट भी कर सकते हो और इंटरक्रॉपिंग से जो बेनिफिट होता है वो भी अपने उठा सकते हैं। जैसे जनरली ग्राउंडनट या रेड ग्राम है, उसकी भी स्ट्रिप अपने लगा सकते हैं। ग्राउंडनट की 6 लाइनों की एक स्ट्रिप बना लेंगे और रेड ग्राम है उसकी अपने 4 लाइन की एक स्ट्रिप बना लेते हैं। तो इस तरह से अपने स्ट्रिप कल्टीवेशन कर सकते हैं। बेनिफिट जो मैंने आपको पीछे कैलकुलेट करवाए थे या पीछे इनलिस्ट करवाए थे वो सारे के सारे यहां पर होने वाले हैं। ये हो गया स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग के बाद आता है इंटरक्रॉपिंग में अगला अपना जो है रो इंटरक्रॉपिंग या पैरेलल इंटरक्रॉपिंग। देखो रो इंटरक्रॉपिंग या पैरेलल इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। जैसे मान लो कि ये आपका फील्ड है, इस फील्ड में आपने क्या किया, यहां पर 2 लाइन क्रॉप ए की लगा दी और फिर आपने 2 रो जो है वो क्रॉप बी की लगा दी। फिर वापस रिपीट आपने क्या किया, ए क्रॉप को रिपीट किया, फिर आपने वापस बी क्रॉप को रिपीट किया। तो अगर इस तरह से अगर आप क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उसको आपने क्या बोलते हैं, रो इंटरक्रॉपिंग या पैरेलल इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। हिंदी में इनको समांतर फसल प्रणाली भी बोल दिया जाता है। लेकिन ऐसा तो हम उसमें भी करते हैं, कंपेनियन क्रॉपिंग में भी सेम ही। यहां पे जो अरेंजमेंट होगा वो भी कंपेनियन क्रॉप में भी सेम ही होगा। जैसे यहां 2 लाइन, ये रेशो आप बढ़ा घटा सकते हैं, ये कोई इश्यू नहीं है। तो वो भी कंपेनियन क्रॉप में भी ऐसा होगा। कंपेनियन का मतलब होता है सहचर फसलें हिंदी में जिनको बोल देते हैं। तो कंपेनियन क्रॉप्स में भी आप सेम ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पैरेलल क्रॉपिंग है और कंपेनियन क्रॉपिंग है उसमें डिफरेंस क्या रहेगा। जब हम पैरेलल क्रॉपिंग की बात करेंगे तो पैरेलल क्रॉपिंग के बीच में जो भी आप 2 और मोर देन 2 क्रॉप का सिलेक्शन कर रहे हैं उनके बीच में जो कंपटीशन होगा वो बिल्कुल जीरो होगा। कंपटीशन यहां पर क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा, कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। इसके पॉपुलर एग्जांपल है जैसे मेज ग्रीन ग्राम, मेज या ब्लैक ग्राम, ग्राउंडनट और रेड ग्राम और ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम के साथ, या फिर आप मोठ बीन के साथ भी आप मेज को ले सकते हैं। ये इसके पॉपुलर एग्जांपल है। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं जैसे मेज और ग्रीन ग्राम की बात कर लेता हूं। ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, मोठ बीन जो है इनका एक जैसा ही नेचर होता है। मेज है ये 100 डेज के आसपास की क्रॉप है। ग्रीन ग्राम, मोठ बीन या फिर जो ब्लैक ग्राम है ये 60-65 डेज की क्रॉप है, ठीक है। तो अब देखो मान लो हम मेज को 4 इरिगेशन देते हैं तो लगभग 60 डेज तक 2 इरिगेशन दे चुके होते हैं और इतने में अपनी जो ग्रीन ग्राम या ब्लैक ग्राम या मोठ बीन होती है वो मैच्योरिटी पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे अपना ग्रीन ग्राम तैयार हो गया, या मोठ बीन था तो मोठ बीन तैयार हो गया, या फिर ब्लैक ग्राम था तो ब्लैक ग्राम भी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया। अब अपने पास और इरिगेशन फैसिलिटी रहती है तो मेज भी अपना अच्छा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहां अगर उससे पहले किसी तरह की कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आती है या कोई मतलब वेदर से रिलेटेड कोई एडवर्स कंडीशन आती है तो कम से कम अपने को एक क्रॉप का तो प्रोडक्शन मिल ही जाएगा। दूसरा यहां पर क्या है, मेज जो अपने मोस्ट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स अपटेक बढ़ाता है वो 50 डेज के बाद बढ़ाता है, और जो ग्रीन ग्राम, मोठ बीन और ब्लैक ग्राम है ये जितना अपना न्यूट्रिएंट अपटेक करना होता है ये 30 to 35 डेज में कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के लिए भी कोई कंपटीशन नहीं है। इवन ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, मोठ बीन है ये लेग्यूम क्रॉप्स है, ये लेग्यूम्स क्रॉप है, ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी। इनको तो बहुत कम लो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है, ये बहुत कम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगी। पहली बात तो इनका जो टाइमिंग है न्यूट्रिएंट अपटेक करने का जो पीक टाइम है वो डिफरेंट है। प्लस जो ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम या मोठ बीन है वो न्यूट्रिएंट है वो बहुत कम अपटेक करती है। वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो बहुत कम अपटेक करती है और इवन जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बूस्ट करती है। न्यूट्रिएंट्स के लिए कोई कंपटीशन ही नहीं है। तीसरी चीज यहां पे अगर इनके हाइट की बात करें तो मेज की हाइट ज्यादा होती है, लेकिन लगभग अपने 60 डेज तक बात करेंगे तब तक ये स्मूथनिंग इफेक्ट नहीं डालेगा, यानी इतना नहीं बढ़ेगा कि ये जो बीच में आपने ग्रीन ग्राम, मोठ बीन या फिर ब्लैक ग्राम लगाया इसको ढक ले। तो यहां स्पेस के लिए भी किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं रहने वाला। अब बात करें वाटर की तो मेज तो फिर भी ठीक है, मीडियम वाटर रिक्वायरमेंट्स क्रॉप है, ये तो लो वाटर रिक्वायरमेंट्स क्रॉप है, थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा तो भी अपना काम चला लेंगे। तो जाहिर सी बात है इरिगेशन के लिए भी कोई कंपटीशन नहीं है। तो पैरेलल क्रॉप या रो क्रॉपिंग वो होती है जो इंटर क्रॉपिंग में आप 2 या मोर देन 2 क्रॉप्स का जब सिलेक्शन करते हैं तो उनके बीच में जीरो कंपटीशन होता है। इनको अगर आप लाइनिंग अरेंजमेंट में लगाते हैं तो उसको पैरेलल क्रॉपिंग या रो इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल ये मेज और ग्रीन ग्राम, मेज या मोठ बीन, मेज या ब्लैक ग्राम, ये सबसे पॉपुलर एग्जांपल है और ये एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा और एग्जांपल की बात करूं तो और एग्जांपल ग्राउंडनट और रेड ग्राम हो सकता है।
अब देखो, अगर यहां पे अपने इसी अरेंजमेंट के साथ क्रॉप्स को लगाया होता, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कंपटीशन होता, कहीं ना कहीं लाइट कंपटीशन होता, तब हम इसको पैरेलल क्रॉप न बोलकर क्या बोल देते, कंपेनियन क्रॉप या सबसाइडरी क्रॉप बोल दिया जाता। बाकी अरेंजमेंट का तरीका वो का वही है, लेकिन यहां अगर थोड़ा बहुत भी कंपटीशन है तब अपने इसको क्या बोल देंगे, कंपेनियन क्रॉप या सबसाइडरी क्रॉप बोल देंगे। इसका सबसे पॉपुलर जो एग्जांपल है, जैसे मैं बात करूं व्हीट और मस्टर्ड को लगाना, जैसे 5 रोज हमने व्हीट की लगा दी और 2 रो हमने मस्टर्ड की लगा दी, तो ये सबसे पॉपुलर एग्जांपल है। अब व्हीट है वो हाई न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट और हाई वाटर रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है, मस्टर्ड है वो मीडियम न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट और मीडियम वाटर रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। ठीक है, इनमें थोड़ा कंपटीशन है, लेकिन फिर हमने इनको साथ में क्यों ग्रो किया, हमने इनको ग्रो किया रिस्क कवर करने के लिए, क्योंकि मस्टर्ड अबाउट 100 डेज की क्रॉप है और व्हीट की बात करें तो मोर देन 150 डेज की क्रॉप है। तो अगर मान लो किसी तरह की कोई एडवर्स कंडीशन आती है तो व्हीट खत्म हो जाता है, तो मस्टर्ड से तो हमने प्रोडक्शन ले लिया। दूसरा, जब तक हम व्हीट के अंदर 3 या 4 इरिगेशन देते हैं तब तक मस्टर्ड अपने हार्वेस्ट कर चुके होते हैं, यानी 3 इरिगेशन वो ले चुका होता है, और मस्टर्ड को 3 इरिगेशन की नीड पड़ती है। तो यहाँ पे वाटर को लेकर, इरिगेशन को लेकर भी कोई ज्यादा लफड़ा तो नहीं है, क्योंकि ड्यूरेशन इनका अलग अलग है। लेकिन मान लो यहाँ पे ये मस्टर्ड है और ये ब्लैक कलर में व्हीट दिखाया, तो डिजीज तो ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पे डिजीज ट्रांसफर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमें पेस्टिसाइड या केमिकल्स कम यूज करने पड़ेंगे। एक तो रिस्क तो कवर कर ही रहा है, दूसरा यहाँ पर इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का अटैक कम हो रहा है, रिस्क कवर हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। उसके अलावा हम बात करें तो इनकी जो रूट की डेप्थ होती है वो डिफरेंट होती है। व्हीट है वो सैलो डेप्थ वाली है, और वहीं पे मस्टर्ड की बात करें तो डीप रूट सिस्टम होता है इसका। तो यहाँ न्यूट्रिएंट्स जो अपटेक का वो अलग अलग लेयर से होगा, इसलिए यहाँ पर न्यूट्रिएंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल रहने वाला, यूनिफॉर्म रहने वाला है। वाटर ऑब्जर्वेशन भी क्या होगा, अलग अलग लेयर से होगा, तो हर चीज का मैनेजमेंट होगा वो बहुत शानदार होगा। तो इसलिए हम हल्के फुल्के कंपटीशन वाली क्रॉप को भी इस अरेंजमेंट में रख सकते हैं, लेकिन हल्के फुल्के कंपटीशन वाली अगर आपने क्रॉप ले ली है तब आप उसको क्या बोलोगे, कंपेनियन क्रॉप बोल दोगे या फिर सबसाइडरी क्रॉप बोल दोगे। अब देखो, अलग अलग ड्यूरेशन की जब आप क्रॉप लेते हो उसका एक और बेनिफिट होता है। देखो क्या बेनिफिट होता है, जैसे मान लो कि आपने अपने फार्म पे लेबर रख रखी है, तो वो लेबर, जैसे मान लो सिर्फ आप अपने फार्म पे व्हीट लगाते हैं, तो व्हीट की सोविंग के बाद हार्वेस्टिंग तक बीच का जो टाइम होता है उसमें बहुत ही कम वक्त रहता है। इरिगेशन का रहता है, या फिर आप कोई वीड कंट्रोल के लिए कोई वीडिसाइड वगैरह एक आधी बार डालते हैं, या कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की स्प्रे डालते हैं, तभी उनका काम रहता है, अदरवाइज उनका कोई वाक नहीं रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ अलग अलग ड्यूरेशन की क्रॉप लगा लेते हैं, मान लो लगभग 100 डे या 95 डेज या 110 डेज के बाद मस्टर्ड की हार्वेस्टिंग हुई, तो वो लगभग यहाँ पर 100 डेज से लेकर 130 डेज तक इसको मैनेजमेंट में लगे रहेंगे, और 150 डेज के बाद फिर अपना व्हीट तैयार हो जाएगा। तो लेबर और जो मशीन है उसको भी अपने क्या है, प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर वो एक साथ हार्वेस्ट करने का टाइम आ जाता है तो फिर वर्कलोड भी ज्यादा हो जाता है, एक साथ मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। एक टाइम तो ऐसा होता है फार्म पे कि लेबर बहुत ज्यादा काम लगी रहती है, एक टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल ही खाली बैठी रहती है ना, उनके पास बहुत ज्यादा स्पेयर टाइम हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग ड्यूरेशन में अपने को ये भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो कंपेनियन क्रॉप्स और पैरेलल क्रॉप्स में क्या डिफरेंस होता है, पैरेलल क्रॉप में 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स का जो सिलेक्शन होता है उनके बीच जीरो कंपटीशन होता है, और कंपेनियन क्रॉप्स के बीच में हल्का फुल्का कंपटीशन तो होता है, लेकिन बाकी सारे जो इंटरक्रॉपिंग से बेनिफिट मिलते हैं, रिस्क रिकवर होना, और उसके अलावा जैसे इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का अटैक कम होना, न्यूट्रिएंट का ऑब्जर्वेशन प्रॉपर लेयर से होना, वाटर ऑब्जर्वेशन प्रॉपर होना, तो ये सारे के सारे बेनिफिट तो इसमें रहते ही हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, अगली जो इंटरक्रॉपिंग का प्रकार है वो अपना है एले क्रॉपिंग। देखो एले क्रॉपिंग क्या होता है, जिन क्रॉप्स के बीच में बहुत ज्यादा मतलब डिस्टेंस होता है, यानी क्रॉप के बीच में वाइड डिस्टेंस अगर देखने को मिलता है, तो उसके बीच में अगर अपने कोई स्मॉल क्रॉप्स ले लेते हैं तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, एले क्रॉपिंग। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी ऑर्चार्ड है, ऑर्चार्ड के में जो लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है वाइड होती है, काफी ज्यादा होती है, तो इसके बीच में अपने जैसे कोई एग्रोनॉमी क्रॉप या फिर हमने कोई वेजिटेबल क्रॉप बीच में ग्रो कर देते हैं, तो इसको एले क्रॉपिंग, यानी ऑर्चार्ड के अंदर या फिर जिसके अंदर प्लांट डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मीटर्स में है, तो वहां पे अपने अगर कोई बीच में क्रॉप ग्रो कर लेते हैं तो उसको एले क्रॉपिंग कहा जाता है। कुछ एरिया में आपने देखा होगा एग्रो फॉरेस्ट्री की ट्री लगाए होते हैं, जैसे कुछ जहां पर थोड़ा वाटर लेवल हाई होता है वहां लोग पॉपुलर वगैरह लगाते हैं, तो उसके बीच में भी अगर अपने, क्योंकि उनके बीच में भी अपने अच्छा खासा डिस्टेंस रख देते हैं, उसके बीच में भी अगर आप कोई एग्रोनॉमी की क्रॉप या वेजिटेबल क्रॉप्स ले लेते हैं तो अपने उसको क्या बोलेंगे, एले क्रॉप बोलेंगे।
ठीक है, तो जिनमें वाइड डिस्टेंस है उनके बीच में आप क्रॉप ले रहे हैं जो मतलब स्मॉल साइज की है और मतलब जिसकी लेंथ है वो कम है, तो उसको अपने क्या बोल देंगे, एले क्रॉपिंग। तो मेरे हिसाब से आपको एले क्रॉपिंग इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है। ऑर्चार्ड के अंदर आप किसी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स को ले रहे हैं या फिर वेजिटेबल्स क्रॉप्स को ले रहे हैं, तब अपने उसको क्या बोल दिया जाएगा, एले क्रॉपिंग बोल दिया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें इंटरक्रॉपिंग में अगला जो प्रकार है एगुमेंट क्रॉप। एगुमेंट क्रॉप्स क्या होती है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको वर्दी कारक फसल बोल देते हैं। एगुमेंट क्रॉप वो होती है जो मेन क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। एगुमेंट क्रॉप वो होती है जिसमें एक मेन क्रॉप होती है, एक कंपेनियन क्रॉप्स होती है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट क्रॉप्स होती है। जो कॉम्प्लीमेंट क्रॉप होती है वो क्या करती है, मेन क्रॉप होती है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आपके सामने मतलब इमेज है वो ये, यानी बरसीम के अंदर मस्टर्ड को लगाना। देखो बरसीम के अंदर मस्टर्ड को लगाने का क्या बेनिफिट होता है, जैसे हमने ये बरसीम लगा रखी है, बरसीम जब अपने सॉबिंग करते हैं तो बरसीम के सीड के अंदर कुछ मस्टर्ड के सीड को मिक्स कर दिया जाता है। मस्टर्ड के जो सीड होते हैं वो क्या करते हैं, बरसीम में मिक्स कर देंगे और फिर उसकी सॉबिंग कर देंगे। तो बरसीम की हाइट क्या होती है, कम होती है, बरसीम की हाइट कम होती है। तो अब क्या होगा कि जो मस्टर्ड है उसकी हाइट अच्छी खासी चली जाती है, मस्टर्ड की जो हाइट है वो अच्छी खासी चली जाती है। जनरली अपने जैसे कैबेज मस्टर्ड वगैरह होती है उसको यूज करते हैं, तो इसकी हाइट अच्छी खासी चली जाती है। जब हम पहली मतलब इसकी कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं बरसीम की, तो हमें जो फोडर होता है वो अच्छा मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, दूसरी हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर एक बार मस्टर्ड का फिर से फुटान हो जाता है, फिर से उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो दूसरे मतलब अपने हार्वेस्टिंग के अंदर भी अपने को फोल्डर क्या होगा, अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो मस्टर्ड है उसकी ग्रोथ नहीं होने वाली है, फिर अपने को सिर्फ बरसीम मिलेगी। तो कम से कम इनिशियली दो हमने हार्वेस्टिंग किया उनके अंदर तो अपने को फोल्डर का प्रोडक्शन ज्यादा मिला। ऐसा भी नहीं है कि ये जो एनिमल है उनके लिए मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब एनिमल के लिए टेस्ट नहीं है, एनिमल के लिए इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा, और एनिमल जो होते हैं बड़े मतलब फाउंड के साथ इसको कंज्यूम करते हैं, यानी बड़े शौक के साथ इसको खाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने मस्टर्ड के जो सीड मिलाए हैं वो सिर्फ हमने इसलिए मिलाए कि जो बरसीम है उसका कुछ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। हमारी जो मेन क्रॉप है वो कौन सी है, यहाँ पे बरसीम। मस्टर्ड हमारी क्रॉप नहीं है, मस्टर्ड को तो हमने सिर्फ मेन क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे जो बरसीम है वो मेन क्रॉप होगी और मस्टर्ड है उसको अपने क्या बोल देते हैं, एगुमेंट क्रॉप्स बोल दिया जाता है। तो आपके क्लियर हो गया एगुमेंट क्रॉप क्या होती है, जो मेन क्रॉप का प्रोडक्शन होता है उसको इंक्रीज कर देती है, उसको अपने एगुमेंट क्रॉप बोलते हैं। When different subcrops are sown for the purpose of the supplement the yield of the main crops, then the subcrops are known as augment crops. सब क्रॉप है वो एगुमेंट क्रॉप कहलाती है। एग्जांपल मस्टर्ड सॉइंग विद बरसीम फॉडर क्रॉप द इंक्रीजिंग द फॉडर यील्ड्स। नेक्स्ट अपने टाइप की बात करें तो नेक्स्ट है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का जो नेक्स्ट टाइप है वो है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। ये नॉर्थ इंडिया में तो नहीं देखने को मिलेगा, न सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है, लेकिन जब हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहां कुछ ऑर्चार्ड में मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग या मल्टी लेवल क्रॉपिंग या मल्टी टायर क्रॉपिंग देखने को मिलती है। ये जो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग है इसी को अपने क्या बोलते हैं, मल्टी टायर क्रॉपिंग या मल्टी लेवल क्रॉपिंग बोल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जब अपने डिफरेंट हाइट्स की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल। जैसे एक फील्ड है, जैसे मान लो कि ये फील्ड है, इस फील्ड के अंदर हमने क्या किया, ये एक हाइट की, ये दूसरे हाइट की, ये तीसरे हाइट की, ये चौथे हाइट की। अगर हम डिफरेंट हाइट की प्लांट्स को लगाते हैं एक ही फील्ड में, एक ही प्लॉट में, तो उसको मल्टी टायर क्रॉपिंग। अब देखो मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूं आपको। देखो साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो आपको जैसे कोकोनट का ऑर्चार्ड, कोकोनट के ऑर्चार्ड में देखो कोकोनट लगा होता है सबसे पहले। अब इस कोकोनट के साथ आप क्या करते हैं, ब्लैक पेपर होते हैं उसकी वाइन को यहाँ ट्रेल कर देते हैं, यानी इस पर चढ़ा देते हैं, ये ब्लैक पेपर की वाइन चढ़ा दें। उसके बाद यहाँ बीच में सेमी सेड लविंग प्लांट लगा देते हैं। जैसे सेमी सेड लविंग प्लांट कौन सा होता है, सेमी सेड लविंग प्लांट जैसे मैं बात करूं पाइनएप्पल सेमी सेड लविंग प्लांट्स है। उसके अलावा जैसे मैं बात करूं अरेका नट है, वो सेमी सेड लविंग प्लांट है। बनाना भी सेमी सेड लविंग कंडीशन के अंदर हो जाता है, तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया। अब उसके बाद मैं बात करूं तो इसके नीचे हमने साइड लविंग प्लांट लगा दिया। साइड लविंग प्लांट कौन कौन सा है, जैसे जिंजर है, टर्मरिक है। उसके अलावा मैं बात करूं तो कार्डिमम है, या सिट्रोला ग्रास है, या पाम रोज ग्रास है, वो साइड लविंग प्लांट है। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गई एक हाइट, ये हो गई दो हाइट, और ये हो गई अपनी तीसरी हाइट, और ये हो गई अपनी फोर्थ हाइट।
देखो सबसे अपने पहले क्या लगाया, कोकोनट के जो स्टेम है उस पे हमने ब्लैक पेपर की वाइन को ट्रेल कर दिया। उसके बाद यहाँ बीच में हमने सेमी शेड लविंग प्लांट्स एज फॉर एग्जांपल अरेका नट, पाइनएप्पल एंड बनाना। और उसके नीचे हमने जो स्मॉल हाइट की है या लेस हाइट की जो क्रॉप्स है, फॉर एग्जांपल टर्मरिक है, जिंजर है, सिट्रोला ग्रास है, पाम रोज ग्रास है, ऐसी क्रॉप्स को अपने ग्रो कर देते हैं। तो ये डिफरेंट हाइट की क्रॉप्स को जब आप सेमी प्लॉट्स में ग्रो करते हैं तब उसको क्या बोल देते हैं, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग को ही आप मल्टी टायर क्रॉपिंग बोलते हैं और इसी को आप मल्टी लेवल क्रॉपिंग बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप की अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट टाइप है नर्स क्रॉप। देखो व्हाट इज नर्स क्रॉप? क्रॉप दैट प्रोवाइड द सपोर्ट एंड द न्यूट्रिशन टू द मेन क्रॉप्स are called the nurse crop, like maize in pea farm giving support to pea। अब देखो नर्स क्रॉप क्या होती है, हो सकती है जो मेन क्रॉप है वो भी नर्स क्रॉप की तरह काम करे, ठीक है, और जो दूसरी अपनी क्रॉप है कॉम्प्लीमेंट क्रॉप है वो भी तो नर्स क्रॉप की तरह काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल वैसे मेज तो लगता है मेनली खरीफ में, लेकिन इसको रबी में भी लगाते हैं कुछ एरिया में। तो हमने क्या किया, जैसे पी लगाई, ये जैसे हमने पी की 2 लाइन लगाई, 1 2 फिर 3 4 5 6, ये दो लाइनें हमने लगा दी ना, टोटल 6 लाइन। यहाँ पे हमने एक लाइन मेज की, यहाँ पे 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 एक लाइन मेज की। तो हमने यहाँ इंटरक्रॉपिंग में पी और मेज को लगा दिया। अब देखो मेज क्या करेगा, पी को सपोर्ट देगा, क्योंकि पी का स्टेम होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको मतलब स्टेकिंग की नीड होती है, मतलब सहारे की नीड होती है कहने का मतलब। तो स्टेकिंग की नीड होती है तो मेज के स्टेम से इसकी स्टेकिंग कर दी जाती है। अब पी होती है वो लेग्यूम क्रॉप है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, सॉइल की फर्टिलिटी बूस्ट करेगी और इवन मेज को भी नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगी। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट्स दे रहे हैं या न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो ये किसके एग्जांपल है, नर्स क्रॉप। जो एक दूसरे को सपोर्ट दे या न्यूट्रिशन दे, तो ऐसी क्रॉप अगर ग्रो करते हैं तब अपने उसको क्या बोल दिया जाता है, नर्स क्रॉप बोल दिया जाता है। तो ये नर्स क्रॉप भी किसका टाइप है, इंटरक्रॉपिंग का टाइप है। नेक्स्ट टाइप है पेज क्रॉपिंग। देखो पेज क्रॉपिंग क्या है, जब आपने कोई क्रॉप ग्रो कर रखी है तो अब उसके बीच में क्या है, किसी भी रीजन की वजह से प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं हो, बीच में कोई खाली पेज रह जाता है। अब ये खाली पेज रह गया तो यहाँ तो प्रोडक्शन तो नहीं होगा, तो हम यहाँ पर किसी दूसरी क्रॉप के सीड डाल देते हैं तो ये एरिया अपने यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये पेज है, इनको भी अपने किसी अदर क्रॉप से सॉल्विंग कर देते हैं, तो अपने इसको क्या बोल देते हैं, पेज क्रॉप बोल दिया जाता है। तो पेज क्रॉप्स, पेज में जो पेज बच जाते हैं किसी स्टैंडिंग क्रॉप्स के अंदर, उसके अंदर दूसरी क्रॉप्स के सीड अगर आपने डाल दिए जाते हैं तो अपने उसको पेज क्रॉप बोला जाता है। तो ये इंटरक्रॉपिंग के टाइप्स हो गए। तो इंटरक्रॉपिंग के जो टाइप है वो कौन कौन से थे अपने, एक था अपने पैरेलल क्रॉपिंग, दूसरा था अपने कंपेनियन क्रॉपिंग। ये दोनों एक जैसी है, लेकिन डिफरेंस, जो प्रिंसिपल डिफरेंस है वो क्या है, कंपेनियन क्रॉप के अंदर जो क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं उनके बीच में कुछ न कुछ आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, और जो हमने पैरेलल क्रॉप के लिए 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स का सिलेक्शन किया है उनके बीच 0 कंपटीशन होता है। उसके बाद हमने बात की थी एले क्रॉपिंग, वाइड डिस्टेंस वाली क्रॉप जो होती है उसके बीच में कोई अदर क्रॉप ले लेना, क्या कहलाएगा, एले क्रॉपिंग। उसके अलावा हमने बात की मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, अलग अलग हाइट की क्रॉप को सेम प्लॉट्स के अंदर ग्रो करना, क्या कहलाएगा, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग या मल्टी लेवल क्रॉपिंग या मल्टी टायर क्रॉपिंग। उसके अलावा हमने बात की थी सिनर्जेटिक क्रॉप्स, सिनर्जेटिक नहीं, क्या एगुमेंट क्रॉप। एगुमेंट क्रॉप मतलब जो मेन क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है, उसको अपने क्या बोल देते हैं, एगुमेंट क्रॉप बोल देते हैं। उसके अलावा हमने अभी बात की पेज क्रॉपिंग, बीच में कोई एरिया रह जाता है उसमें अपने कोई क्रॉप ग्रो कर देते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, अपने पेज क्रॉपिंग। तो ये इंटरक्रॉपिंग के प्रकार हुए। तो इंटरक्रॉपिंग जो टॉपिक है, सॉरी इंटरक्रॉपिंग का जो पार्ट है वो अपना कंप्लीट होता है। देखो अपने क्रॉपिंग पैटर्न्स के टाइप्स की बात कर रहे थे, उसमें अपने सोल क्रॉपिंग की बात की, उसके बाद मोनोक्रॉपिंग की बात की, और मोनिक्रॉपिंग के बाद अपने मल्टी क्रॉपिंग की बात चल रही थी। तो मल्टी क्रॉपिंग के अंदर अपना इंटरक्रॉपिंग जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्क्वेंस क्रॉपिंग। देखो स्क्वेंस क्रॉपिंग क्या होती है, जब आप क्रॉप को स्क्वेंस से ग्रो कर देते हैं, खरीफ में अलग, रबी में अलग, जायद में अलग, तो अब अपन उसको क्या बोल देते हैं, स्क्वेंस क्रॉपिंग। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट ओवरलैपिंग क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग, या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग या फिर अपने
रिले क्रॉपिंग का डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे मिक्स क्रॉपिंग की। तो ये अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में अब तक अपने सिर्फ इंटर क्रॉपिंग तक का डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट जो मल्टी क्रॉपिंग का टाइप है वो है सीक्वेंस क्रॉपिंग। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीक्वेंस क्रॉपिंग की बात करेंगे। पीछे मैंने आपको सिनर्जेटिक क्रॉप्स बताई थी। सिनर्जेटिक क्रॉप्स का मतलब होता है जब आप इंटर क्रॉपिंग ले रहे हैं और उसका प्रोडक्शन है वो सोल क्रॉपिंग के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है, तब अपने उसको सिनर्जेटिक क्रॉप्स बोल देते हैं। इफ द yield of two crops higher when the cultivated on the unit area in the same time then the total yield of their pure cultivation on separate land on unit area basis then it is called other synergetic crops। कहने का मतलब जब आप कंपैरिजन करोगे तो सेम कंडीशन में ही करोगे। मान लो ये 10 हेक्टेयर है, 10 हेक्टेयर में आप क्या करोगे, 16 क्रॉप लगा दोगे। वहीं पे सेम कंडीशन के अंदर आप 10 हेक्टेयर के अंदर 5 हेक्टेयर तो दूसरी 10 हेक्टेयर के अंदर आप क्या करोगे, सेम कंडीशन के 10 हेक्टेयर है यानी मतलब सेम ही क्लाइमेट है, सेम ही इसकी फर्टिलिटी है, यहाँ पे आप इंटरक्रॉपिंग कर देंगे। तो अगर इंटरक्रॉपिंग की यील्ड ज्यादा है किससे, सोल क्रॉपिंग के कंपेयर में यानी प्योर कल्टीवेशन के कंपेयर में, तब अपने इसको क्या बोल देंगे, सिनर्जेटिक क्रॉप बोलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डिस्कस होगा सीक्वेंस क्रॉपिंग, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।